बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक हाउस पर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम बात करने जा रहे हैं अदालत पर जो हमला हुआ वकला की तरफ से और वकला की जो गिरफ्तारियां जारी हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस मसले पर बात करने के लिए चौधरी मोहम्मद अब्बास सिविया साहब। ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और उम्मीदवार रह चुके हैं साबिक सदर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। और उनके साथ जो चौधरी हसन अनवर जाट साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, और सियासी शख्सियत हैं हमारे साथ एजाज अहमद जंजुआ साहब साबिक सिटी नाज़म हैं। नाज़रीन, आपको आपके इल्म में है कि मंडी बहाउद्दीन में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ कि कंज्यूमर कोर्ट की अदालत में चंद वकला ने जो फाजिल जज साहब हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद काफ़ी अफसरान जो हैं वो तब्दील हुए और एक वकला के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च हुई। और वकील जो हैं वो थोड़ा आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो ये शोर कर रहे थे कि पुलिस जो है वो नजायज़ लोगों को तंग कर रही है, नजायज़ रेड कर रही है। तो ताज़ा जो सूरत हाल है वो जानने के लिए हम चलेंगे चौधरी मोहम्मद अब्बास सिविया साहब के पास कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और बात करने का। ये जो आजकल मंडी बहाउद्दीन में कोर इशू है कि ये जो जुडिशरी और वकला का क्लैश हुआ है उसकी वजह से मुझे बात करने का मौका मिला है। तो इसमें मामला अगर आप शुरू से कि ये इनफैक्ट क्वेश्चन क्या है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो अगर वहाँ से शुरू करना चाहेंगे तो मैं जी वो एक बार दोहरा दें ताकि जो नए देखने वाले नाजरीन हैं उनको सारा जो है वो एक पता लग जाए कि सारा मामला हुआ क्या था। पहली बात तो ये है जी कि ये जो राणा या राव अब्दुल जब्बार जज साहब हैं कंज्यूमर कोर्ट के, ऑफिशियली इनकी जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की प्रेमिसेस है उसमें कोई ऑफिशियली इसकी कोर्ट नहीं है। वहाँ पे हमने लोगों की सहूलत के लिए और वकला की सहूलत के लिए कि एक उनको परमानेंट जगह जो है वो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर जहां लोग यूज टू हैं, डेली आते जाते हैं अपने मसाइल के लिए, तो वहां पे अगर एक कोर्ट जो है वो उनको अलॉट कर दी जाए या उनको आरियतन वो दे दी जाए। हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को, हमारे अहदेदारान जो हैं सदर सेक्रेटरी साहबान और बाकी कैबिनेट जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, उन्होंने स्पेशली वो रिक्वेस्ट की कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब को यहाँ पे एक कोर्ट खाली है तो उनको यहाँ पे अगर डिप्यूट कर दिया जाए, यहाँ उनको बिठा दिया जाए तो लोगों की एक सहूलत है, उन्हें यहाँ पे वो यूज हुए हैं लोग आने जाने के लिए। तो ये जज साहब हमारे पिछले कोई मेरा ख्याल है 3-4 महीने से वहाँ पे कोर्ट कर रहे हैं। ये जो मामला है, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो जिस तरह इस मामले को एक पब्लिक की तरफ से या पब्लिक को एक परसेप्शन बना के दिया जा रहा है, वो परसेप्शन बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ सिक्के का एक रुख जो है वो लोगों को दिखाया जा रहा है। मैं इसमें थोड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूं कि ये जो कंज्यूमर जज साहब हैं, कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब हैं, इनके पास एक एप्लीकेशन आई कि यहाँ पे जो वापड़ा कॉलोनी में सरकारी रिहायशें हैं, उस रिहाइश के मुतल्लक जो है वो एक बंदे ने एक एप्लीकेशन दी कि जी मुझे मकान एक अलाट हुआ था, वो AC साहब ने कैंसिल कर दिया और फलां बंदे को अलाट कर दिया है, तो मुझे वो मकान जो है वो मेरी अलॉटमेंट जो है वो बहाल करके मुझे उसका कब्जा वापस दिलाया है। ये एप्लीकेशन इस अदालत में कैसे आई, ये बहुत जरूरी है लोगों को बताना। जो कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब हैं राव अब्दुल जब्बार साहब, इन्होंने इस एप्लीकेशन से पहले डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन को एक रिक्वेस्ट दी कि मुझे A कैटेगरी में वहां पे कोई घर अलॉट कर दें। DC साहब ने उनको ये जवाब दिया
कि इस वक्त सारी जो रिहायशें हैं वहाँ पे एक कैटेगरी की वो सारी ऑक्यूपाइड हैं। तो मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि वहाँ से किसी से घर जो है वो खाली करवा के तो मैं आपको अलॉट कर दूँ। तो आप थोड़ा वेट करें, अगर कोई इस तरह की स्पेस बनती है तो मैं उसको एमिकेबली घर जो है वो अगर मैं कर सकता हुआ तो मैं आपको अलॉट कर दूँगा। एक तो ये जज साहब का ग्रीवेंस था डीसी के खिलाफ। अच्छा, जज साहब ने कहा हुआ था अपने लिए रहायश का। जी ठीक है, तो ये जाती क्लैश उनका बन गया। ये सिर्फ ये क्लैश नहीं है, मैं बाकी चीजें भी जो है वो इंशाल्लाह एक्सपोज करूंगा कि ये एक तो उनका ये एक जाती ग्रज था, उनकी एक पर्सनल जो है डीसी साहब से जो एक कह लें कि वो उन्होंने समझा कि मुझे इसने अकोमोडेट नहीं किया, मुझे इसने रिहाइश नहीं दी, एक ये मसला था। दूसरा, एक गाड़ी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जो है वो जज साहब के इस्तेमाल में रही है, सुजुकी लियाना गाड़ी है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 9797 को सच लाइक नंबर है। तो वो जज साहब की ज़ेर इस्तेमाल रही है। इस वकूए से, इस एप्लीकेशन की सबमिशन से पहले, चंद दिन पहले, आई थिंक सो कि डिप्टी कमिश्नर साहब को कंप्लेंट हुई है कि ये गाड़ी मिस यूज हो रही है। जज साहब वो अथराइज नहीं है, उनको गाड़ी नहीं दी जा सकती, तो वो गाड़ी मिस यूज हो रही है। तो उन्होंने जज साहब से वो गाड़ी वापस मंगवा के वो अपने डीसी ऑफिस में जो है वो गैरेज में गाड़ी खड़ी कर दी, या किसी दूसरे मुलाजिम को वो अलॉट कर दी चलाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। एक जज साहब का ये ग्रीवेंस है उस डीसी साहब के खिलाफ जो है। जब ये दोनों चीजें, ये दोनों मुतालबे कंज्यूमर जज साहब के मंजूर नहीं हुए या उनकी बात जो है उसको टेकअप नहीं किया गया या उसको वजन नहीं दिया गया, तो जज साहब ने इंटेंशनली जो है वो खुद एफर्ट करके एक बंदा जो है, ये लिटिगेशन या ये जो पिटीशन है ये क्रिएट करवाई गई है उस बंदे से कि आप ये एप्लीकेशन, ये पिटीशन मेरे पास लेके आए ताकि मैं इस डिप्टी कमिश्नर को सबक पढ़ाऊं। इसने मुझे, मैं जो एक बेनिफिट नजायज लेना चाहता था वो तो मुझे दिया नहीं इसने, तो मैं इसको बताऊं कि मेरी पावर्स क्या है या मेरा इख्तियार क्या है या मेरा जो है वो डोमेन क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये एक तो इसके पीछे जो मोटिव है, हम जो इसमें जो जुडिशियल लैंग्वेज या लीगल टर्म्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस सारे वाक़े के पीछे जो इसका असल मोटिव, असल बेस, असल बुनियाद जो है वो ये है कि जज साहब जो है उनको ये सरकारी रिहाइश नहीं डीसी ने अलॉट की और वो गाड़ी उनसे जो है वो वापस ली गई है। इस वजह से उन्होंने इस बंदे को बुलवा के वो पिटीशन दायर करवाई। एक बात। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि चूंकि जज साहब का पहले दिन से ये उन्होंने माइंड बनाया हुआ था कि मैंने डीसी को सबक सिखाना है या एसी को सबक सिखाना है, तो जब इन्होंने नोटिस भेजा तो आम तौर पे जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, डीसी कभी भी किसी कोर्ट में जो है वो पर्सनली पेश नहीं होता अनटिल अनलेस के कोई कानूनी तौर पे या वाकयाती तौर पे या कोई उसकी नेचर ऑफ प्रपोजिशन ऐसी है कि वो डिप्टी कमिश्नर ही ऐसा बंदा है जो उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसी सूरत में जो है वो उसको बुलाया जाता है पर्सनली, इन पर्सन। अदरवाइज एक लिटिगेशन क्लर्क होता है, वो जाके सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अटेंड करता है, जो भी महकमे के खिलाफ, सूबे के खिलाफ, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, एसी के खिलाफ या उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या ये जो डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ जितनी भी लिटिगेशन आती है, उनका लिटिगेशन क्लर्क जो है वो सारी प्रोसीडिंग अटेंड करता है, या अगर उसको जरूरत हो तो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं और वो फिर उसको जो है वो असिस्ट करते हैं या वो उसको जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं और वो प्रोसीडिंग अटेंड करते हैं। डिप्टी कमिश्नर या एसी कभी भी पर्सनली जो है वो कोर्ट में ना आते हैं, ना उनकी जरूरत होती है। अब इसमें जो 24 तारीख को राना महबूब जो है वो अदालत में आया, तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि वो जो राना महबूब है वो उसने कोर्ट के अंदर आके इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट व्हाट वाज द प्रपोजिशन, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट के व्हाट वाज द स्टांस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, ही जेन्युइनली मिसबिहेव्ड बिफोर द लर्नड जज। सर उर्दू में अगर बता दें नाज़रीन तक तो ये बात चली है कि राणे ने कौन सा बिहेवियर दिखाया। जी, जेन्युइनली ये है कि उसने आके ये कहा कि जज साहब
आपने क्या ये हाइप बनाई हुई है? मैं लिटिगेशन क्लर्क हूँ, मैं 16वें ग्रेड का बंदा हूँ, मैं भी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं हूँ। तो ये जितनी बड़ी आपकी अदालत है, इतनी बड़ी अदालत मेरे डिप्टी कमिश्नर की भी है, इतनी बड़ी अदालत मेरे एसी की भी है। तो आपने ये वारंट क्यों निकाले हुए हैं? मैं लिटिगेशन कर रहा हूँ, मुझे बताएं आप। तो वैसे भी आपकी ये मकान के मुतल्लक कैंसिलेशन या अलॉटमेंट या रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, दिस इज नॉट द मैटर विच इज विद इन योर डोमेन। ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये आपके दायरे कार में नहीं है। तो आप इसको टेक अप ही नहीं कर सकते, आप इस पर प्रोसीडिंग ही नहीं कर सकते, आप इसको कैरी ऑन ही नहीं कर सकते, आपका ये इख्तियार ही नहीं है। तो आपने ये क्या काम शुरू कर रखा है? दिस वाज द लैंग्वेज, this was the attitude, this was the behavior which was presented before the honorable court. तो इस वजह से जज साहब ने, वो तो चाह रहे थे कि कोई इस तरह का कोई हालात वाकया पैदा हो। तो ये उस जो है वो बदकिस्मती है उस डीसी की और उस एसी की कि उन्होंने वो इतना जो है वो स्टूपिड आदमी जो है, जो लिटिगेशन क्लर्क जिसको रखा हुआ है, उसको वहां पे भेज दिया। जिसको बेशक कोर्ट के अंदर एक एनवायरनमेंट होता है, कोर्ट के अंदर एक एटीट्यूड होता है, कोर्ट के अंदर एक डेकोरम होता है, उसको मद्देनजर रख के बात करनी होती है। तो उसने एक बड़ी थर्ड क्लास लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिसकी वजह से जज साहब जो है वो जिस मौके की तलाश में था, उनको वो हालात बना के दिए गए। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं देख लेता हूँ आपको, तो आप तो उधर साइड पर खड़े हो जाएं। अपने नायर कोर्ट को कहा कि इसको जो है ना वो हैंडकफ लगा के इसको तो पकड़ के यहाँ पे अरेस्ट करके बैठा लो। तो अब मैं बाकी देखता हूँ आपके डीसी को। अब अगली जो मैं अब वाजे करता चलूं कि लोगों को नहीं पता कि इस चीज में कितनी चीजें बियॉन्ड द पावर्स हो रही हैं, कितनी चीजें बियॉन्ड द प्रोसीजर हो रही हैं, कितनी चीजें बियॉन्ड द लॉ हो रही हैं। अब जज साहब ने जो अगला काम किया है, उन्होंने कहा अच्छा जी वो डीपीओ साहब को फोन करो जी, जो है ना वो एसी को अरेस्ट करके मेरी कोर्ट में पेश कर। डीपीओ साहब ने उस पर जो है वो फोर्स भेजी, एसी साहब को वो लेके आ गए अदालत में। जज साहब ने जो पहला ऑर्डर किया वो वर्बली ऑर्डर था। एसी साहब ने आके बड़ी कोशिश की जी मुझे जो है वो आप, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, इसने क्लर्क ने अगर कोई ऐसी गलत बात की है उसके आप पे। अच्छा ये डीपीओ साहब को ऑर्डर दिए थे उन्होंने कि एसी साहब को लेके आए, एसी साहब को अरेस्ट करके लेके आए। एसी साहब ने आके अपोलोजाइज करने की कोशिश की, लेकिन जज ने नहीं माना। अब उसने किया क्या है, उन्होंने कहा कि आप सबसे पहला काम तो आप ये करें कि ये जो आपने अलॉटमेंट की है इसकी पहले बंदे की, जिसके पहले वो अलॉटमेंट में था, शायद हसन नाम है उसका, एहसन, उसकी अलॉटमेंट कैंसिल करें और ये जो पहले वाला बंदा है उसके नाम दोबारा अलॉटमेंट करके तो इसको कब्जा रिस्टोर करा के आए। एसी साहब ने कहा जी मैं ये काम करके तो मैं वापस आके रिपोर्ट करता हूँ। जज साहब ने फरमाया नहीं इस तरह नहीं होगा, आप इधर मेरी कोर्ट में बैठेंगे, तुम्हारा एडीसीआर जाएगा, वो लेटर बनाए जो उसकी अलॉटमेंट का है, और पुलिस वाला जो सिविल लाइन का एसएचओ है उसको बुला के एक लेटर जारी करें कि इसको कब्जा रिस्टोर करवा के। ये सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है ये वर्बल है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, मिसल में इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ वर्बल और सिर्फ जुबानी ऑर्डर है। This is a massive abuse of procedure. This is not the domain of any competent law, court of law. जज ने जो कुछ भी लिखना that should be in black and white. लेकिन ये सारा ऑफ द रिकॉर्ड है, ये सारा वर्बली हुआ है, जो कि ये मैं समझता हूं कि ये massive abuse of the procedure है, जो किसी भी दुनिया के जज को ये रवा नहीं बनता, या ये उसकी शान के मुताबिक नहीं है, या उसके इंसाफ के मुताबिक नहीं है कि अदालतें ज़बानी अहकामात पे नहीं चलती, अदालतें ब्लैक एंड वाइट पे ऑर्डर्स पे चलती हैं। एक तो जज ने ये सबसे बड़ी उसमें जो खुद उसने मैं समझता हूँ जिसमें से बददियानती की बू आ रही है, ये जज ने खुद सबसे बड़ा जो है वो उसमें मिसकंडक्ट किया है, जो वो नहीं कर सकता। साथ एक मिनट मैं माजरत के साथ यहाँ पे मुनक़ता करूँगा आपकी बात को। गुजारिश ये है कि आपने जो ये संगीन इल्ज़ामात जज साहब पे लगाए हैं, मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे 94 में इतनी सख्त नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आपके पास इसका कोई सबूत है, देखिए आपने अगर ये जो बात की है, मैं कहता हूँ कि जी आपने ब्लंडर किया है, जज साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा अगर जज साहब या उनके कोई रफ़ाक़ार प्रोग्राम को देख रहे हैं
तो यहाँ पे अगर जज साहब अपना मौकफ पेश करना चाहें तो 94 का ये स्टूडियो हाजिर है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो आपने ये तस्वीर कशी की है जज साहब के, मतलब वो उसके जो कंडीशंस बताए हैं कि उन्होंने ये फैसला किया, ऐसी को किया, फलां को किया, ये तो मफरूजे भी हो सकते हैं ना। इसकी कोई कंडीशनल आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इज्तनाब करना चाहिए ऐसे इल्जामात का जिनका हमारे पास कोई सबूत ना हो। जी, आप कंटिन्यू करें। जंजुआ साहब, माजरत के साथ, अब देखें कि अगर ये फैसला जो जज मौसूफ जज साहब ने किया है, अगर इसके लीगल ग्राउंड इतने मजबूत होते हैं तो ये हाई कोर्ट पहली प्रोसीडिंग में सस्पेंड क्यों? नहीं, वो तो फैसला आ गया ना ऑन द रिकॉर्ड। मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि जो ब्लैक जो सिविया साहब बात करने की कोशिश ऑर्डर में नहीं है बात, जैसे ऑर्डर गलत है या सही है, हम उसका बात नहीं कर सकते। जो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, जिसको जुबानी कहा जा रहा है, वर्बली कहा जा रहा है, तो गुजारिश ये है कि उसका भी कोई ना कोई सबूत इनके पास है कि ये फलां बंदा शाती था, उसके सामने उन्होंने ये बात की, या अगर एसी साहब बात करेंगे या डीसी साहब, उनकी तो बात सुनी नहीं जाएगी क्योंकि उनका तो ग्रज है। अच्छा, वो अपनी तरफ से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई एविडेंस हो, रिकॉर्डिंग हो, कोई रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद होगी, वर्बली अगर ऑर्डर किए। देखिए, आप भी सीसीटीवी कैमरा जो जज साहब के कमरे में लगा है, वहां से आप वो अगर ये बात आप कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको हासिल करनी चाहिए। जी, जवाब ले ले। हमें नकल तो मिल नहीं रही फैसलों की, जो हमारा बुनियादी जी। अच्छा, चौधरी मोहम्मद अब्बास सिविया साहब, ये आप काफ़ी देर से बोल रहे थे, तो इन अहबाब को मैंने इसलिए नहीं रोका ताकि आप थोड़ा सा जो है वो रेस्ट ले लें। तो आपने ये मुकदमा जो है बड़ा ही अच्छा जो है वो शुरू किया हुआ है, लोग आपको सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, इसको मुकम्मल करें। मुकम्मल करें। मेरा चैलेंज है, कोई दुनिया की लीगल किसी फर्टर्निटी का बंदा जो है वो आके मेरे साथ डिबेट कर सकता है। मेरा एक लफ्ज भी गलत होगा तो मैं इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करें। बहस इनकी सारी बात में बहस बाद में करते हैं, पहले इन्हें मुकम्मल करने दें। जी, अब मैं जो जंजुआ साहब ने सवाल उठाया, नहीं, सवालों के जवाब बाद में दीजिएगा, पहले इसको मुकम्मल करें। ठीक हो गया। अब अगली बात, अब उस जजमेंट की आपने पता नहीं कॉपी किसी के नजर से गुजरी है या नहीं गुजरी। जजमेंट कोई भी होती है, वहां पे आप पहुंचे थे कि उन्होंने वर्बली ऑर्डर दिया कि वो खाली करवा के, उससे आगे चले। रिस्टोर हो गया। मेरा बात करने का मकसद ये था कि ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो इलीगल है, नल एंड वाइड है, अब्यूज द प्रोसीजर है, इसको किस तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पब्लिक की बात नहीं, ये कोर्ट की बात है ना सर, आप इसको कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू करें, पब्लिक को बताना है ना। जो नहीं, कहानी मुकम्मल करें। सिविया साहब असल कायक अवाम को बताएं, पूरी कहानी मुकम्मल करें। अब उसमें से दोनों पार्टियों में से एक बंदा जो है वो पहले अलाटी है, उसकी मनसूख हुई है, दूसरा बंदा उसको अलॉटमेंट हो गई है। अब उनमें से एक बंदे का जो बाद वाला है उसका वकील हैं हमारे प्रेसिडेंट जाहिद यार गोंदल साहब। अब मैं जजमेंट को टच करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कर दें अवाम के लिए, वो आपकी कहानी यानी कि उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। पहले एक बंदे के पास कब्जा था, उस मकान का अलॉटमेंट थी, फिर जो है वो एसी साहब ने या किसी ने डीसी साहब ने कह के वो जो है उसकी अलॉटमेंट कैंसिल करवा के दूसरे बंदे को अलॉट कर दिया। अब ये जज साहब जो हैं इन्होंने कब्जा भी दे दिया सर, नहीं, ये जो अब ये अपने जज साहब थे, इन्होंने क्या करवाया, ये थोड़ा सा पहले बंदे को वापस करवाया जज साहब ने। अब आप लोग इस बात को थोड़ा सा अवाम के लिए क्लियर कर देना, थोड़ा सा आप भी गौर करें ना इस पे कि जो पहला बंदा था जिसकी अलॉटमेंट कैंसिल हुई वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक होगा। अब दूसरा बंदा जो है ये कोई स्कूल टीचर है, इन्होंने उसकी वो अलॉटमेंट कैंसिल करवा के उसका सामान उठा के बाहर रख दिया, जाके कब्जा कर लिया। वो पहला अलाटी जो है वो जज साहब के पास आया, उसने वो सबमिट की है एप्लीकेशन, ठीक है, जिस पे ये डीसी और एसी को तलब किया गया। क्लियर हो गया जी। अब उसमें जो दूसरे वाला बंदा है जी, जो बाद में जिसको अलॉट हुई है और उसने जाकर कब्जा कर लिया है, वो जो टीचर जो था, उसकी तरफ से हमारे प्रेसिडेंट साहब ने
ज़ाहिद यार गोंदल साहब ने जो है वो वकालतनामा फाइल किया कि जी मैं इसका वकील हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि पब्लिक को नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि एक अदालत का जो कोड ऑफ कंडक्ट है या एक प्रोसीजर है वो कैसे होता है। अब लाइसेंस जो है किसी भी वकील का वो इस बात का है कि वो फलां कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपना मौकफ या अपने क्लाइंट का मौकफ जो है वो पेश कर सकता है। इस बात का हमारे पास लाइसेंस होता है। और दुनिया की कोई कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है कि वन शुड नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये नहीं हो सकता कि किसी बंदे को सुने बगैर जो है उसके खिलाफ कोई फैसला कर दिया जाए या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी जाए। कंज्यूमर कोर्ट में वकील जाके अपने जो क्लाइंट है उसका दफा यानी कि केस वो जो है कर सकता है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, किसी भी कॉम्पिटेंट, सिर्फ कंज्यूमर नहीं, सारी अदालतों में। दिस इज द राइट ऑफ द एनी एडवोकेट और एनी काउंसल, ठीक है ना जी। ये उसका जो है वो राइट है वकील का कि वो अपने क्लाइंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके, उसका केस आर्गू कर सके, कोर्ट को जो लॉ और प्रोसीजर है उसके हवाले से असिस्ट कर सके। अब जज साहब ने यहाँ पे क्या किया कि ज़ाहिद यार गोंदल साहब को नहीं सुना गया, उनका मौकफ नहीं सुना गया, उसके क्लाइंट का मौकफ नहीं सुना गया, और जबानी ऑर्डर करके वो सारी प्रोसीडिंग जो है वो अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल करवा के, कब्जा रिस्टोर करा के, सारी एरियल प्रोसीडिंग करके, तो वो सारा जो है वो, इसको मैंने पहले भी कहा है कि कोई दुनिया का कानून, कोई दुनिया का प्रोसीजर जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक तो ये हो गया सिरे से, ये सारी प्रोसीडिंग जज साहब ने बदनीति की बुनियाद पे की है। अब आ जाए आप कि ये मामला हुआ क्यों। अब या इसमें चीजें जो हैं वो कुछ चीजें एक्सप्लॉइट हो रही हैं, मैनिपुलेट हो रही हैं, असल पिक्चर जो है वो लोगों को नहीं बताई जा रही। डिप्टी कमिश्नर जब वो रहने वाली डिबेट हो गई 24 तारीख को, ये रेस्टोर हो गया, जज साहब ने उस दिन फिर क्या हुआ, जो राना महबूब था उसको जेल भेज दिया गया और जो एसी साहब थे उस दिन ही भेजा गया। सब काइंडली मुझे कंक्लूड करने दें, इस तरह दरमियान में इंटरप्ट करेंगे फिर वो काम खराब हो जाएगा जी। उसी दिन राणे को जो है वो जेल भेज दिया जी, लेकिन एसी साहब को जो है वो छोड़ दिया गया। उनको 26 तारीख दी, 24 की बजाय 26 तारीख दी कि 26 को आप आए और साथ डीसी को भी लेके आए जी। उसने कहा हाँ, एक दरमियान में इस रोज डीसी ने जज साहब को एक टेलीफोन किया जी। अब मैं जज साहब का और जो डीसी का रिलेशन है वो भी अगर आप मुनासिब समझे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी, जरूर बताएं जी। डीसी ने फ्रैंकली माहौल में टेलीफोन क्यों किया जी? बिल्कुल। डीसी साहब के दामाद हैं, वो इसके बैज फेलो हैं, जो तारक बसरार डिप्टी कमिश्नर, एक्स डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन है। और ये जब यहाँ पे डिप्यूट हुआ तो उसने कहा कि मेरे अबू वहाँ पे या मेरे ससुर साहब जो हैं वहाँ पे वो कंज्यूमर कोर्ट के जज हैं, तो आप आते जाते रहना यार, उनके साथ कोई सलाम दुआ जाना। ये कोई 2 हफ्ते पहला डिप्टी कमिश्नर साहब इनकी कोर्ट में आए हैं, इनके पास बैठ रहे हैं, चाय पी है, इन्होंने उसकी खातर मदारत की है। बल्कि वहां पे वो चाय पी के तो उन्होंने कहा कि ये जिस कंटीन से चाय आई है वो चाय बड़ी थर्ड क्लास है यार, उसका तो मयार ही ठीक नहीं है। डीसी साहब उसको 30,000 रुपये जुर्माना करके गए उस दिन, और उसने पे किया है। तो ये इनका एक किस्म का फैमिली आना जाना जो था वो पहले से कंज्यूमर जज साहब का और डिप्टी कमिश्नर का वो इस हवाले से था कि उनका दामाद जो है इनका बैड फेलो है, तो वो अपने आप को जस्ट लाइक एक मतलब बेटा जो है ना वो समझते थे। उन्होंने टेलीफोन किया कि मैं तारक बोल रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं तारक बोल रहा हूँ। तो जज साहब ने कहा कि कौन तारक? तो इन्होंने कहा कि मैं तारक बसरा बोल रहा हूँ। तो ये क्या मामला है जज साहब, जो मेरे एसी को भी आपने बुलाया हुआ है? जज साहब ने कहा कि आप छोड़े इसको, आपको जो को भी बोल रहे हैं आपको कल पता चल जाएगा, मैं नोटिस भेज रहा हूँ आपको भी, तो आप भी कल जो है ना वो आपको पता चल जाएगा मामला क्या है, टेलीफोन बंद कर दें। टेलीफोन बंद हो गया। इन्होंने उसका भी नोटिस जो है पर्सनल अटेंडेंस जो है वो अगली 26 तारीख के लिए उनको भी बुला लिया। अब हुआ ये कि वो एसी डीसी उन्होंने कोई अपने सोर्स इस्तेमाल करके
कोई वकला साथ जो हैं कुछ मंडी के थे, आउट स्टेशन के थे, उन्होंने साथ, जिस तरह एक मामला कोई हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो लोगों ने उन्होंने अपना सोर्स इस्तेमाल करके कुछ साथ 2-4 वकील थे, चलो जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं कि ये मामला जो है उसको वाइंड अप कर दें। वो लेके गए हैं, तो जज साहब ने उन्होंने कहा कि आप सारे लोग चले जाएं, तो मैं देख लेता हूँ, मामले को देख लेता हूँ। उन्होंने यहाँ पे इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। यहाँ पे उन्होंने वो बैठा दिया। अब अल्टीमेटली इसमें जो हमारे साथ है या हमारे प्रेसिडेंट के साथ या वकला के साथ इस सारे वाक़े को जो जोड़ा रहा है, जोड़ा जा रहा है, वो इस वजह से कि वो अभी ये कोई अंदर आर्डर लिखवा रहे थे, काम कर रहे थे, तो डीसी एसी जो है वो उठ के आके बाथरूम में बैठ गए। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, आपके जो साथी वकला हैं वो किस लिए गए कि ये जो मामला है वाइंड अप करें, एसी डीसी वाला? नहीं, अपोलोजाइज करने के लिए कि ये अपोलोजाइज करते हैं, डीसी और एसी, ठीक है। इंतजामी बहरान पैदा हो गया था ना, डीसी, एसी, एडीसीआर, ये सब बंदे सिस्टम को भी तो चलाना, जो वकील हैं वो अपना किरदार अदा करने गए कि मामले को, ठीक है, हम स्टेक होल्डर हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, तो वो उसमें उन्होंने सिर्फ इसलिए गए थे कि चलें इस मामले को जो भी हो गया, मिस अंडरस्टूड हो गया, राणा महबूब की वजह से अगर जज साहब ने महसूस किया कि उनके साथ उसने बदतमीजी की है, तो चलें हम मदद करते हैं, आप इस मामले को एक दफ़ा छोड़ दें, राणा महबूब की हद तक रहने दें, मामला को आगे चलने दें। अब हमारे साथ जो है वो ज़ाहिद यार गोंदल साहब भी गए थे उसमें। मैं आपके सवाल की तरफ, ज़ाहिद यार गोंदल चूंकि उस केस में वकील हैं एक पार्टी के, ठीक है, जिस दिन 24 तारीख को ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड प्रोसीडिंग हुई है, ज़ाहिद यार गोंदल मंडी जो है वो नहीं थे, वो किसी आउट स्टेशन पे उनके कोई फैमिली में कोई फौतगी हुई थी, वो वहां गए हुए थे। उन्होंने वो 26 तारीख को आके जज साहब से जाके गिला किया है कि जज साहब मैं इसमें वकील हूँ, मुझे आपने ना सुना है, ना मुझे आपने मौका दिया है, ना मुझे आपने कोई जो है वो जवाब दाखिल करने की जो है वो टाइम दिया है, तो आपने तो सारा केस ही निपटा दिया है, मेरे क्लाइंट की सारी आपने वो जो है वो मनसूख करके हर चीज़ तो कब्जा स्टोर करवा दिया है, तो हम वकील यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? अगर मेरे वकालतनामे की ये पजीराई है, अगर मेरे वकालतनामे में ये ताकत है, अगर मेरे वकालतनामे का ये एहतराम है, और अगर मेरे वकालतनामे की ये जो आप जस्टिफिकेशन बना रहे हैं कि आपने मुझे सुनना दोबारा भी नहीं किया, तो फिर हम वकील यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये अदालतें किस लिए बनाई गई, ये वकाला किस लिए बनाए गए हैं? अगर आपने फैसले खुद ही करने हैं, हमें सुने बगैर करने हैं, तो फिर हमारी जरूरत क्या है? फिर घरों को चले जाते हैं ताला लगा के। तो ये इस तरह को ये अदालती जो प्रोसीजर है, कम से कम वो तो आप अडॉप्ट करें। प्रोसीजर को आप वायलेट कर रहे हैं, अदालतों की हमारी अथॉरिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो ये जज साहब इस तरह हम अदालतें नहीं चलने देंगे। हमारे पास एक मतलब है, एक हमारी अथॉरिटी है, हमारे पास लाइसेंस है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप हमें बाईपास करके तो फैसले करें और हमें सुने नहीं। ये प्रोटेस्ट था मेरे प्रेसिडेंट का या ज़ाहिद यार गोंदल का कि मुझे आपने सुने बगैर जो है वो आपने फैसला कर दिया है। ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा हो सकता है उन्होंने इसमें अल्फाज में सख्ती हो, या उनका रवैया थोड़ा सख्त हो, या उसमें कोई उन्होंने शाउट किया हो, या लाउडली उन्होंने कहा हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि एक बंदा जो जिसके पास लाइसेंस है, जो ऑथराइज है कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का या अपने क्लाइंट का केस रिप्रेजेंट करने का, तो वो क्या कोर्ट में भी वो आके नहीं बोल सकता? तो ये इस एम्बैरसमेंट में जज साहब ने कहा कि you calm down, otherwise I am going to issue notice against you under section 228 PPC। तो जब जज साहब ने मेरे प्रेसिडेंट को भी थ्रेट किया, तो उन्होंने कहा अच्छा जज साहब दे दें, आप मुझे भी नोटिस दे दें। जज साहब या अदालत के साथ वकला का जो झगड़ा है वो सिर्फ ये है कि हमें सुने बगैर जो है वो आपने ये फैसला क्यों किया? अभी तो आप ये भी कह रहे थे कि वो वकला जो है वो इकट्ठे होकर इसलिए भी गए कि डीसीएसी वाला मामला। मैं बात कर रहा हूँ, वकला मेरी 1300 की बार है, कोई 2-4 दोस्त। अच्छा, यानी कि और दूसरे कोई वकील साहबान थे जो गए इसके लिए कि वो एसी साहब और डीसी साहब वाला मामला जो है वो खत्म करें। जी खत्म करें। जी ठीक है। अब
वो उनके आप नाम बता सकते हैं कौन वकील जो है वो गए थे? समझता कि यहाँ पे कोई उनका नाम बताने का तो फायदा है relevant नहीं है ना, ये कोई रेलेवेंट नहीं है। हाँ, जो भी लोग हमारे ही दोस्त हैं, कोई नहीं मसला, आते जाते रहते हैं, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। वो सारी मामले को मैं इसमें थोड़ी सी मतलब बात कर लूंगा ना जी। मुकम्मल कर लेने, पूरा आधा घंटा आपको दूंगा, आपने क्वेश्चन उठाने हैं, आपने तनकीद करनी है। रेलेवेंट मतलब बात करके ना बात को सिर्फ लंबा कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र रहें, आपकी पूरी तशनगी जो है वो करवाएंगे जी। मेरा नहीं है मसला जी अब देखें, जंजुआ साहब को मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है ना मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप मुकम्मल कर लें, आप मुकम्मल कर लें, आप मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद सुने गुजारिश है, प्रोग्राम होता है स्टेप बाय स्टेप अगर करते ना, एक तो उनको कुछ पॉइंट मिल जाते हैं जिस पे वो बाद में बात कर लेते हैं। जब आधा घंटा उनका मौकफ होगा, फिर आधा घंटा हम करेंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, तो उनके मौकफ में तयदी बयान करने के लिए उनके पास टाइम ही जो नहीं। नाजरीन है वो ये बात सारी सुनना चाहते हैं, इसलिए जो है उनको सुनवा रहा हूँ। आप सुनना जी चाह रहे हैं, नाजरीन नहीं, नाजरीन भी सुन रहे हैं ना, सुनना चाहते हैं जी। अच्छा, अब उसमें जब जाहिद साहब ने कहा कि ये आपने गलत किया है, तो उन्होंने जज साहब ने काउंटर में उन्होंने कहा जी मैं आपको भी नोटिस दे रहा हूँ। जी ठीक है, दे दे नोटिस, आप भी दे दें। अब नोटिस हो गया, डीसी को सजा हो गई, एसी को सजा हो गई, वो अरेस्ट हो गए, ले गए। दिस इज नॉट दी मतलब मैटर इशू के क्या हुआ, वो किधर रहे, अरेस्ट हुए, जेल गए ना गए, दैट इज नॉट द मैटर। मैटर इज के टू व्हाट एक्सटेंट every single order, every proceeding initiated by that very relevant judge, whether that is justified, whether that is according to the law, whether that is according to the procedure, this is the question. अब इस पे मैं आ रहा हूं कि वो जो जजमेंट है, मेरी कम से कम 26 साल स्टैंडिंग हो गई है। किसी जजमेंट में कभी लोगों के रवैये डिस्कस नहीं किए जाते, किसी जजमेंट में कभी बार की सियासत डिस्कस नहीं की जाती, किसी जजमेंट में कभी बार के ओहदेदारान को डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन उस जजमेंट की कॉपी निकलवा के देख लें कि उसने बड़ा डेलिबरेटली उसमें जो है वो उसके 2 पेज जो वो सारी बार की सियासत उसने डिस्कस कर दी। उसने कहा जी सेक्रेटरी एक तरफ है, बार एक तरफ है और प्रेसिडेंट एक तरफ है, तो हालात मेरे कंट्रोल में हैं। प्रेसिडेंट साहब मेरे ऑफिस में आए हैं, उन्होंने शाउटिंगली मेरे ऑफिस में आके जो है वो मेरी अदालत में आके उन्होंने मेरे साथ जो है वो बदतमीजी की है। ये सारी चीजें उस ऑर्डर में लिखी हुई हैं। अच्छा चलें जी, हो गया। पहली बात तो ये है कि ये जो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट वेरी जजमेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन मैलिस एंड even this is the dishonesty on the part of that very relevant court, because with malified intention he tried his best to divide the bar into 2 parts. So far as that judgment is concerned, to this very effect, that is not a judgment of any competent court of law. ठीक हो गया, आपकी ये बात यहाँ तक मुकम्मल होगी। लेकिन वो दूसरी थोड़ा सा जो अगला सीन जो है वो यानी कि उस दिन सजा होती है वो, और जो वकला का जो वाकया होता है, थोड़ा सा उस पर बात कर देना, मुकम्मल कर दें। अब मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। अब उस पे देखना ये है, अब मैं आपको कानून की बात करने लगा हूँ। इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो 228 के तहत ही डीसी को भी दी गई, एसी को भी दी गई, और जैद यार गोंदल को भी 228 का नोटिस दिया गया। अब आप लॉ की बात करने, कोर्ट्स जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या 228 के तहत जो है वो किसी बंदे को, किसी वकील को, किसी पार्टी को, किसी फर्द को जो है वो उसमें 228 में उसको कन्विक्शन दे सकते हैं या उसके खिलाफ प्रोसीड ऑन कर सकते हैं। 476 सीआरपीसी जो है वो डील करती है उसको। अब उसमें बड़ा क्लियर प्रोसीजर है। मेरा चैलेंज है कि वो जजमेंट बदनिश्ती पर मबनी है। अगर 228 में जज ने खुद उसकी प्रोसीडिंग करनी है तो वो 200 रुपए से ज्यादा फाइन नहीं कर सकता। ये 480 जो है सीआरपीसी उस पर बड़ा क्लियर है। वो अगर जो लोग मेरा ये सुन रहे हैं वो जाके पढ़ लें सीआरपीसी में 4 सेक्शन बता रहा हूं जो इसके मुतालिक हैं। 476, 480, 482, 484
ये 476 CRPC, 80 CRPC, 482 CRPC, 484 CRPC। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला गलत दिया जो सजा दी? बिल्कुल कह रहा हूं कि वो फैसला बिल्कुल गलत है और बदनिश्ती पर मबनी है। जो डीसी साहब को सजा दी गई उसके बारे में बात, एक सेकंड उसके बारे में बात हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जिस अदालत की तुहीन हुई है वो सजा दे ही नहीं सकती, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। उसमें प्रोसीजर में यह है कि वो मैक्सिमम 200 रुपए का जुर्माना कर सकती है। 200 रुपए का जुर्माना अगर पे नहीं होता, मुझे उन्होंने फर्ज करें, सपोज मुझे अदालत ने 200 रुपए जुर्माना कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो मैंने वो पे नहीं किया, तो फिर वो सेम अदालत जिसकी कंटेम्प्ट हुई है, जिसकी तौहीन हुई है, वो मुझे 1 महीने की सजा दे सकती है अगर मैं जुर्माना। चलिए ठीक है, आप जो उनको सजा हुई और फिर उनको जेल नहीं भेजा गया और जो अदालत ने उनका वो जो है कर दिया कि इनका यानी कि वो फैसला मनसूख कर दिया, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। ये जो हाई कोर्ट की भाईजान, इसको तो मुकम्मल हो लेने देना। मैं ये पहले आपको बता दूं कि इसमें उन्होंने किया क्या है। जी जल्दी करें, फिर जो है जंजुआ साहब को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जी ये तो मैंने की कह रहे हैं ना बात सीरियस है। 400 मैं इंतजामिया की, मैं कानून की नुमाइंदगी, इस तरह ना करें जंजुआ साहब, मैं कानून की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इंतजामिया मुझे क्या लगे डीसी सारे एसी कमिश्नर सबको बांध दे, मुझे क्या मतलब। जी जी मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। जी मुकम्मल करें जी। उसमें जज साहब जो हैं उन्होंने, अगर तो इन्हें अदालत में इनको सजा देनी थी तो उसका प्रोसीजर 482 में है। फिर जज साहब का इस्तिगासा लिखना था उन्होंने अपना, जिस तरह कोई मुद्दई पर्चा देता है या FIR देता है या दरखास्त देता है, इन्होंने अपना इस्तिगासा लिखना था, मुलजम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी और फिर इन्होंने रेफरेंस भेजना था मजिस्ट्रेट को। ये 482 में लिख लें, पढ़ ले जाके कोई बंदा। 482 में फिर वो मजिस्ट्रेट, उस पर प्रोसीडिंग होनी थी, फिर वो उसको सजा देता या छोड़ता या बरी करता या ना करता, वो सजा दे सकता था। 6 महीने मैक्सिमम सजा है, वो 6 महीने दे, 4 महीने दे, 2 महीने दे, 3 महीने दे, सजा वो दे। ये आपका पॉइंट आ गया, खुद नहीं दे सकता था। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। इससे आगे बढ़े, सजा उन्होंने दे दी, फिर क्या हुआ? उसके खिलाफ वो चले गए हाई कोर्ट में, और नहीं, वहां से जाने से पहले DPO को बुला के उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको गिरफ्तार करके वहां पे छोड़ के आए गुजरात जेल में, तो फिर उस पर थोड़ी बात कर लें। मैं उसके मुतालिक ये है, लोग ये कह रहे थे ना कि वो जेल में गए ही नहीं और सीधा जी नहीं। देखिए कानून की, जब आप कानून की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल बात करें ना। जी 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 उसमें ये हुआ है, DPO साहब ने उनको वहां से जो है वो गिरफ्तार करके ले। अब हुआ क्या है, अब देखें, लोगों को तो सारे कानून का नहीं पता। ठीक है, अब कानून ये है, चूंकि जब ये मैटर अंडर कंसिडरेशन था, ये सारी प्रोसीडिंग चल रही थी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, दे वर ऑन बोर्ड। ठीक है, रजिस्ट्रार को इन्होंने जब कॉपी भेजी है उनको सजा देके, तो अगला स्टेप जो चीफ सेक्रेटरी का था वो ये था कि उन्होंने एक GOR में एक रिहायश है उसको सब जेल डिक्लेयर करके, तो DPO साहब को कहा, क्योंकि वो इंतजामिया है, DPO और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है उनके आपस में कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने कहा जी इनको आप गिरफ्तार करके ले आए, लाहौर ले आए दोनों को, फलाम बिल्डिंग जो है उसको मैंने सब जेल डिक्लेयर कर दिया है, ये वहां पर स्टे करेंगे। तो ये जो उन्होंने किया है, ये कोई जरूरी नहीं था कि ये डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बौद्दीन जाते हैं या गुजरात में जाते हैं या लाहौर में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी का वो चूंकि नीचे नुमाइंदा था, उनका वो सबॉर्डिनेट था, उनका वो नुमाइंदा था पंजाब गवर्नमेंट का, तो चीफ सेक्रेटरी ने अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस बिल्डिंग को सब जेल करार देके वो 2 दिन हफ्ता और इतवार वहां पे रखे और सोमवार को अदालत में उनको पेश करके जो है वो उनकी सजा जो है वो सस्पेंड कर दी। ठीक है, अब यहाँ तक मुकम्मल हो गया। वो जब सजा मुअत्तल हो गई तो यहाँ पे वकला जो है वो अदालत में चले गए, वो उस पर बात थोड़ी सी कर दे। वो जो आखिरी एपिसोड है कि ये FIR क्यों हुई, वो तो मैंने बता दिया कि FIR होने की एक वजह डीसी के खिलाफ तो FIR होने की वजह यह है कि उसने जज साहब को गाड़ी नहीं दी, जज साहब ने उनको घर नहीं अलॉट किया। एक दूसरा, जायद यार का ये कसूर है कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया जज के पास कि आपने मुझे सुना क्यों नहीं, आपने वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड प्रोसीडिंग क्यों की है। उन्होंने जाकर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने लाउडली वहां पे बोले, ये उनके पास लाइसेंस था, उन्होंने कहा कि हम वकीलों का क्या फायदा, अगर आप हमें सुनना नहीं चाहते, हमें सुने बगैर फैसले करेंगे तो ये हम नहीं होने देंगे। ये सारी बातें हुई। जब ये नोटिस जारी हो गया तो हमने
जब नोटिस आया हमने अपनी मीटिंग बुलवाई, हमने कहा कि इस पे हमें क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। अब मोस्टली हमारी ये कंपनी देखें, डिस्ट्रिक्ट बार की एक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे ग्रुपिंग है, इलेक्शन हमारे सर पे हैं, लोगों का अपना अपना स्टांस है। अब उस प्रपोजिशन को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि जो नहीं होनी चाहिए थी हमारे कुछ दोस्तों के बिहाफ पे, लेकिन वो हो गई। अब हुआ उसमें ये है कि ये गए हैं, हमने पहले मामला टेकअप किया, जो सीनियर्स हैं, कि हम जज साहब से जाके यार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने कोई हमारी एक दूसरे के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, कोई हमारी कोई जायदादें तो नहीं है इकट्ठी जो हमने डिवाइड करनी है, या हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है, तो इसको कोई मामला जो है वो एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करवा देते हैं। वो दोस्तों ने कहा जी हम जो हैं वो किसी भी लड़ाई में या किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहे, ना ही हम इस तरह को कोई स्टांस रखते हैं, तो आप लोग सीनियर्स हैं, आप ये अटेम्प्ट ना करें। हम ये समझते हैं कि आप सीनियर लोग हैं, आप जाएं, जज साहब आपको रिगार्ड नहीं करते, आपको रिस्पांस नहीं करते, तो ये हमारी तौहीन है। तो हम खुद जो है जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये मेहरबानी करें, आप विथड्रॉ कर लें। इन फैक्ट जो है उस दिन ये जो हैपन या ये जो क्लिप मीडिया पे वायरल हुए हैं या लोगों को दिखाए जा रहे हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो जो शाउटिंग हुई है या जो वो मूवमेंट 2-4 दोस्तों के पार्ट पे है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। देखें, वकला एक पढ़ी लिखी क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, उन्हें आखिरी हद तक जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए। कोई इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी जो है उसको बिल्कुल भी मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन ये कोई अगर बंदा समझ रहा है कि जज साहब पे कोई हमलावर हुए हैं या उनको मारने के लिए गए हैं या वहां से उठाने के लिए गए हैं, ये यहाँ पे एक मेरा सवाल है, यहाँ पे यही मेरा एक सवाल, यहीं पे एक सवाल है कि ये जो है वो हल्फन बात की जा सकती है कि ये मतलब है वो प्लान बना के नहीं गए कि अब वो फैसला भी मुअत्तल हो गया तो जज साहब को सबक सिखा लेते हैं, या मारने के लिए हल्फन ये बात की जा सकती है, यानी कि इरादा करके बनी गए। मैं बताता हूँ, इरादा उनका ये था, मलिक साहब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इरादा उनका ये था कि प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मैं बार का प्रेसिडेंट हूँ, 2 एक्स प्रेसिडेंट थे उनके साथ, सिटिंग सेक्रेटरी उनके साथ थे, वो गए हैं कि जज साहब को, ये सारे लोग हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि जज साहब छोटा सा मैटर है तो चलें। हमारी जो एहतजाज था या हमारा जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ इस हद तक था कि आपने हमें डिसरिगार्ड किया है, हमें डिसरिस्पेक्ट किया है, हमें सुना नहीं गया। तो अगर क्लाइंट्स जो हैं उनको ये मैसेज जाएगा कि वकला की तो बात वहाँ पे अदालत सुनती नहीं, फैसले कर देती है। आप क्या समझते हैं कि वकील जो है वो पूरी तैयारी करके गए हैं कि अब फैसला मुअत्तल हो गया है, तो अब जो है जज साहब ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣੇ अब फैसला ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ यहाँ पे थोड़ा सा आ रहे थे आप जंजुआ साहब अल्फन ये बात की जा सकती है, पता क्या कि एसीडी साहब की मां पे नहीं हुआ, वो बात अलग करते हैं, मेरे भाई हैं सारे वकील भी, लेकिन मेरे भाई अब्बास सिविया साहब ने आइन और कानून की बात की है कि फलां शिक के तहत फलां होता है, फलां शिक के तहत फलां होता है, फलां आर्टिकल ऐसे लगता है, उसमें 200 सजा है, ये है वो है। तो मैं आज ये सवाल करता हूं पूरे के पूरे वकला से कि हर रोज इन अदालतों में सिविल जज और सेशन जज साहब के पास अवाम के खिलाफ फैसले होते हैं और 100% आइन के मैं समझता हूँ क्या कहते हैं मुखालिफ के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है कि आइन के बरक्स होते हैं, लेकिन यही वकला यही आइन के पासबान हमें तसल्ली देते हैं कि भाईजान फिक्र नहीं करो, सेशन में अपील करते हैं, ये कर देते हैं, अब 20,000 रुपया भी मुझे दे दो, फीस देनी है। गुजारिश है कि जब अवाम का, गरीब आदमी का, उसके लिए आइन को वायलेट किया जाता है तो कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी आइन का पासदार आवाज बुलंद नहीं करता बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं। आज क्या हुआ है मंडी बौदीन में, मैं समझता हूं कि इनकी बातें 100% दुरुस्त हैं, लेकिन अवाम क्यों जज साहब की पुष्ट पे खड़ी हुई है? सवाल यह पैदा होता है कि मीडिया पे एक खबर चली है, हमें क्या गरज है कि जज पे हमला हो गया या मारा गया है या फैसला गलत हो गया है। उसकी मैं रीजन आज इस कौम के सामने रखना चाहता हूं। तमाम के तमाम
इंतजामी अफसरान और मोअज़्ज़ज़ वकला के सामने भी रखना चाहता हूँ। देखिए, गलती हो ना, उसको दुरुस्त करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा बोल्ड फैसला था कि 3 माह के लिए सजा हुई, आईनी है गैर आईनी है, इसको छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद जज साहब पे हमला हुआ या सदर साहब को शोकाज नोटिस जारी किया गया, वकला ने हमला कर दिया, या वो रिक्वेस्ट करने गए थे, वहां पे वक्ती तौर पे हालात खराब हो गए, हम इस बात को भी मान लेते हैं। लेकिन अवाम ने एक नफरत थी, उनके जज्बात थे कि ये वकील और ये इंतजामिया हमेशा हमारे साथ ज्यादती करते हैं, लिहाजा आज इनके खिलाफ कुछ हुआ है तो हम खुश हो ले, उनको चलो ये मौका मिल गया खुश होने का। ये तो है अवामी जज्बात। लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं समझता हूं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला को और इंतजामिया को चाहिए तो ये अपनी अपनी सफाइयां देते, मोहब्बत पैदा करते, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला करते कि ये मामलात को दबाया जा सकता। अभी आप देखें ना, हमारे मोहतरम भाई साहब यहाँ पे डीसी मंडी बहाउद्दीन और एसी मंडी बहाउद्दीन के हवाले से ही इनकी ज्यादा डायरेक्शन थी। चाहिए तो ये था कि ये अपने वकला के हवाले से, अपनी बार के हवाले से डिफेंड करते। अब जज साहब ने फैसला किया है एसी और डीसी के खिलाफ, उसमें हैं हमारे मोहतरम भाई ज़ैद यार साहब जो हैं, वो उनका वकालतनामा है। सर, जो उन्होंने तौहीन अदालत की सजा दी ना एसी साहब को, डीसी साहब, अपना एसी साहब, डीसी साहब और राणा महबूब साहब को, उसमें इनके क्लाइंट का उन्होंने नुकसान अभी नहीं किया। क्यों? एक सुन लें, अभी जैसे हाई कोर्ट ने फैसला इनका सस्पेंड किया है, अब क्या हाई कोर्ट गलत है? हम कहेंगे नहीं, ये जज साहब गलत हैं। डेली बेसिस पे जो सिविल जज फैसला करता है उसको सेशन जज जो है वो मतलब पे तोड़ देता है, उसको फारिग करता है। अब उनमें गलत कौन है? कभी ये बात हुई है? सेशन जज जो फैसला करता है उसको हाई कोर्ट बाउंड कर देती है। वजह क्या है? ये एक पाकिस्तान के अवाम के लिए एक ऐसा निजाम बना दिया गया है कि बार के सदर को वकील करो। अब वो एक टीचर है, बार सदर की तो वो फीस कहां से अदा कर सकता है? इसका मतलब है उसके अंदर महिला फायदे थी। जो अलॉटमेंट हुई, मेरे मोहतरम दोस्त ने कहा कि डीसी साहब का और जज साहब का क्लैश चल रहा था गाड़ी लेने पे और क्वार्टर लाट नब करने पे। उसके बाद आपने बयान दिया कि जो डीसी साहब ने उनको फोन किया, उनके फ्रैंकनेस बहुत थी। जब एक हफ्ता पहले उनका क्लैश है तो फिर फ्रैंकनेस तो खत्म हो चुकी है ना। गुजारिश है, ये सारे के सारी जिम्मेदारी मैं वकला के हवाले से ये बात करता हूँ, यकीन करें कि उन्होंने बिल्कुल 0.1 पॉइंट गलती किया। अच्छा, सुन लें, मेरी बात सुन लें। 0.1% गलती है इनकी, 99% गलती है हमारे अफसरान सरकारी की, जो खुद को वायसराय समझते हैं, जो हर चीज को अपने ताबे समझते हैं। डीसी साहब और एसी साहब और डीपीओ साहब, मैं समझता हूं कि ये सारे का सारा इंसिडेंट जो इतना बड़ा क्रिएट हुआ, इसमें सबसे ज्यादा ज्यादती थी। भाई, अगर आपको सजा हुई है या आपको नोटिस जारी हुआ है, आप मंडी बहाउद्दीन के 10 वकला लेकर डीसी साहब क्यों जा रहे हैं? आप जिले के अफसर हैं। आप, मैं तो समझता हूं बजाय वकील के भी आपको असालतन जाना था जज साहब के पास कि जी आप ये ना करें, ऐसे ना करें। जब आपके साथ वकला को आप लेके जा रहे हैं, क्या लगते हैं ये आपके वकील? पार्टी है आपकी या इनके वकालतनामे आपने दिए थे? ये वो चीजें हैं जिसका सवाल अवाम को चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर के साथ बार के सदर या 10 वकला क्यों जाते हैं, एक आम क्लाइंट के साथ क्यों नहीं जा सकते? ऐसे चुभते हुए सवालों के जवाब डीसी साहब को, एसी साहब को या इंतजामिया को देने होंगे, क्योंकि ये नफरत अगर इंतजामिया के खिलाफ दिन ब दिन बढ़ती गई, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा आप देखें वकला का शिकवा, अरे सुने, वकला का शिकवा देखें ना कि उनके घरों पे छापे। देखिए, उस इंतजामिया जिसके लिए ये गए हैं जज साहब के मुकाबले में, ये जज साहब की ये मैं समझता हूं उन पर इल्जामात संगीन किस्म के लगा रहे हैं। चौधरी हसन साहब के साथ गए थे वकील, देखिए गए चौधरी हसन अनवर जाट साहब,
भी नहीं कह किनको रहा। मेंबर हैं आप बार एसोसिएशन के और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, ये फरमाइए कि ये जो जहरी का बात है, आप वकील लोग जो हैं वो आम लोगों के केस तैयार करते हैं तो अच्छी भली मेहनत करते हैं, तो अक्सर केस जो है वो जीतते भी हैं हारते भी हैं। तो ये मेरे जो मुअज़्ज़ज़ वकील बैठे हैं चौधरी मोहम्मद अब्बास सिविया साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत करके नहीं ये केस तैयार किया। देखिए जी, मैं ये तो आपका अपना केस है ना, तो आपने क्लियर कर देना। मलिक साहब देखिए, चाहे लाइटर नोट पर चीज़ें चलते हैं, जंजुआ साहब की ना जी, मैं एक दो चीज़ों का ना जवाब देना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जी कि आप वकील पैसों के बगैर फीस के, ऑब्वियसली हम फीस वहाँ पे हमारा प्रोफेशन है, ठीक है, कोई भी डॉक्टर टीचर एनीवन जो भी इस मुआशरे के लोग हैं कोई भी अपनी फीस के बगैर काम नहीं करता। मैं जंजुआ साहब के ना नॉलेज में इजाफे के लिए एक हमारे मरहूम वकील हुए हैं एमडी ताहिर साहब, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की जितनी पिटीशंस उन्होंने फाइल की हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। पब्लिक इंटरेस्ट की लोगों के फायदे के लिए जो लेकिन वो तो एक ही एमडी तैयार था और वो फौत हो गया ना। उसको पागल वकील ही पागल करा देते थे। मेरा दोस्त था वो, उसको कहते थे ये पागल है। उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट करते हैं। मंडी बौद्दीन में कोई एमडी ताहिर है जी, मंडी बार में अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार एमडी ताहिर है, एक एमडी ताहिर नहीं। आप मामले से हट रहे हैं। नहीं, हाँ मैं मौजूद एक दूसरा नंबर पे रह गया मामला कि जो एक परसेप्शन मीडिया की तरफ से सिविल सोसाइटी की तरफ से बनाई गई है कि जो ये सारा मामला हुआ हमको इसमें डीसी या एसी यानी इंतजामिया को डिफेंड कर रहे थे, कतल नहीं डिफेंड। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, मैं अपने काफ़ी दोस्तों को समझाने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ। डीसी और एसी को डिफेंड कहाँ पे वोकलान कम्युनिटी ने किया है? अगर डीसी एसी आप ये बताएं, सोमवार वाले दिन हाई कोर्ट फैसला कर देती है, हर चीज़ सेटिस्फाइड कर देती है, मौजूद जज साहब का फैसला, ठीक है। अब मंगल को हमें नोटिस सर्व होता है, ठीक है। अब वहाँ पे हमारा फैसला होता है, जिस तरह सिविया साहब ने बताया कि ठीक है हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि आप प्लीज़ इसको वापस ले लें, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पे हालात नॉर्मल होने दें। नया एसी भी आ गया, नया डीसी का चार्ज भी लिया गया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम एसी डीसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरी तरफ अभी आप ये कह रहे हैं कि सिविया साहब ने कहा कि वो जाके कहा कि हमारा उस टाइम तक सर देखिए ना, उस टाइम तक ये चीज़ें FIR नहीं हुई, उस टाइम तक वो नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। ये सारी चीजें उससे पहले आप लोग लॉ मेकर हैं कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं सर, देखें चीजें ये हैं कि मैं कानून के रखवाले हैं नहीं है कि कोई भी वाकया एट वंस नहीं हो जाता, उसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है जो उस वाकये की तरफ आपको लीड करती है, आपको इस हद तक मजबूर कर देती है कि आप इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये जज साहब के लिए मगर मैं कहूं कि आपने उनको या किसी वजह से वो इतने मतलब वेयरेंस हो गए थे कि उन्हें नोटिस देना जो हमारी आम आवाम है ना, जो हमारी आम आवाम है ना, उनका पता क्या कहना है, उनका पता क्या कहना है कि पाकिस्तान में प्रेशर ग्रुप हैं जो हमेशा जो है कानून को वायलेट करते हैं, जो कानून के रखवाले होते हैं, जिन्हें कानून जिन्होंने जी 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 साहब देखिए चीजें ये हैं कि इस तरह चीजों का मैनिपुलेट ना करें। हसन साहब एक मिनट देखें, मेरी बात ये सुनें कि ये तो मुमकिन नहीं है कि हर बंदे को कानून का पता हो, हर बंदे को प्रोसीजर का पता हो, और इवन हर बंदे को जो स्टोरी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, प्रिंट मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वायरल हो रही है, जो डिस्कस हो रही है, एनालाइज हो रही है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसके जो रियल प्रपोजिशन है वो क्या है, ये लेमैन को, आम आदमी को तो पता नहीं होता। बल्कि मैं यहाँ पे ये कोट करना चाहूँगा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यही मंडी बौद्दीन का मैटर डिस्कस हो रहा था, दुनिया टीवी पे एक वो प्रोग्राम लगता है उसका, वो शामी साहब और जामी साहब, जामी साहब वो होस्ट हैं और शामी साहब जो हैं वो गेस्ट होते हैं। तो वो मौसूफ शामी साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट साफ़ी हैं, अभी हम पैदा नहीं हुए थे तो वो उस वक़्त का साफ़ी हैं। तो वो टाइम एंड अगेन बार बार ये फरमा रहे थे जी वो प्राइस कंट्रोल वाले जज ने वो फैसला किया, वो देखें जी वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था, देखें जी वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था, उसको ये पता ही नहीं था
कि ये कंज्यूमर कोर्ट की भी कुछ अलहदा कोर्ट होती है, ये स्पेशल कोर्ट है, ये स्पेशल जज है, उसका अपना डोमेन है, उसका अपना इख्तियारात है, उसकी अपनी मतलब वो शोबा है, तो वो एक्स कैडर जज है, वो जो है वो। अच्छा सिविया साहब ये फरमाइए हमने पिछले प्रोग्राम में जो है वो आप इस लेवल की आप वकला कई इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, उनको पता ही नहीं है कि मामला क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो उस पे वो एनालाइज कर रहे हैं, उस पे वो अच्छा पिछले हमने प्रोग्राम में आप वकला की जो गिरफ्तारियां हो रही थी, आप लोग कह रहे थे जिनके नाम नहीं शामिल हैं उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनके साथ लेडी कांस्टेबल नहीं है वो घरों में जा रहे हैं, तो हमने वो इंतजामिया से अपील की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चलें अगर वकला ने कुछ गलत किया है तो ये जो है इंतजामिया तो ऐसा ना करे, ठीक है उन पर प्रेशर होगा, लेकिन वो गिरफ्तारियां ऐसे नहीं होनी चाहिए, जो मतलब है बंदे शामिल हैं उनको अगर आप रेड करते हैं वो आपका हक बनता है। क्या वो गिरफ्तारियों का वो जो मामला था वो रुका जो उसमें शामिल नहीं थे? जी वो काफ़ी हद तक मैं अभी यही अर्ज करने लगा था कि देखें, जब भी मुझे अगर आप बात मुकम्मल करने देते ना तो प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हो गया ना, इसलिए मैं वो शॉर्टकट कर रहा हूँ। मिल जाना था इसका आपको। अब लोगों को जो एक गलत परसेप्शन पैदा हो गई है कि जी वकला बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये जत्थे बन गए हैं, ये एक ताकत का जो है वो मरकज बन गए हैं और लोगों को जो आगे ये ज़बरदस्ती करते हैं, ज़्यादती करते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये लोगों को यहाँ पे एक बात शामिल कर लेने दें, सिर्फ वकला नहीं, लोग जो हैं वो दीगर मीडिया वाले भी हैं, इसमें अदारे भी हैं, वो जो मतलब प्रेशर ग्रुप्स काफी मौजूद हैं जो कानून पे चलने नहीं देते हैं मुल्क को। जी अब अगर जायद यार गोंदल की जगह कोई बंदा होता तो वो क्या ये अदालत में ये कह सकता था कि जज साहब आपको ये कैसे जरूरत हुई कि मुझे आपने सुने बगैर आपने इसका फैसला कर दिया? नहीं कह सकता। अब वो तो घर आ जाता चुप करके। जब मुझे पता है कि प्रोसीजर ये है, कानून ये है, जायद यार को पता है कि कानून ये है, प्रोसीजर ये है, इसका डोमेन ये है, इसका दायरा इख्तियार ये है, जब मैं उसको पॉइंट आउट करता हूं, जब उसको मैं कहता हूं कि तुम गलत हो, तो वो गलत सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब वो गलत सुनने के लिए तैयार नहीं होता तो हमारे पार्ट पे एम्बैरेसमेंट आती है, हमारे पार्ट पे रिजेंटमेंट आती है, गिरफ्तारी वो एम्बैरेसमेंट वो लोग देखते हैं, वो सुनते हैं तो कहते हैं वकला बदमाशी करते हैं। वकला आपके राइट्स के लिए जब बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि जी ये बात आपकी जबरदस्ती। अच्छा गिरफ्तारियां, थोड़ा सा सवाल पूछने, गिरफ्तारियां रुकी या नहीं? जी गिरफ्तारियां जो है ना, जो गलत गिरफ्तारियां आप कह रहे थे छापे मारे जा रहे हैं वो रुक गए? वो इसीलिए काफी हद तक उसमें रुकी तो नहीं, कमी आई है, लेकिन कमी आई है। अच्छा दूसरा ये बताएं कि मामले को देखें, अब जो भी हो गया गलत हो गया, ठीक है, ज़ाहिर बात है जो बार है वो भी एक बाइज्जत है, जज साहब भी बाइज्जत हैं, मामला गलत हो गया, कोई सुलझाव की तरफ जा रहा है मुकाम के लिए? अपनी पूरी एफर्ट शुरू कर रखी है। हम देखें, मैंने पहले ये कहा था कि हम कोई इसको जो भी उसके पीछे मुहर्रिकात है, मैं कहता हूं कि जज साहब जो मौसूफ हैं वो 101% गलत हैं। मैं कहता हूं कि फिर भी ये जो हैपन जब वो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इस वाकये को कोई लेकिन अब जो आपका सवाल है उसके लिए हम सिर्फ ये जो मैं अभी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, हम जो हाई क्वार्टर्स हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, या दूसरी इंतजामिया है, या पुलिस डिपार्टमेंट है, हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी, सिक्के का दूसरा रुख जो है उसको भी देखने की कोशिश करें। जज साहब के पार्ट पे आज तक कितनी इलीगैलिटीज हैं, कितनी आउट ऑफ द वे उनकी जो है वो प्रोसीडिंग्स हैं, वो भी थोड़ा सा उसको भी कंसिडर करें। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, मेरी बात सुन लें, अभी तक उस फाइल की जो नकल हर बंदे का राइट है वो जज साहब देने के लिए तैयार नहीं है। ये कहाँ की डालते हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा आप लोग लाहौर गए, लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पे आपने वकला पे से सुने ना सर, ये वकालान अदालतों का सर अरे सुन कानून से बाहर नहीं जा सकते, प्रोसीजर से बाहर नहीं जा सकते। तो सुन लेना, हम लोगों की नई एंट्रियां जो है नहीं ऐसे ना बात को आप पता है कि बिगाड़ रहे हैं ना, सुबह साहब सुलझाना है तो बात को सुलझाने वाले करना है, छोड़े सर एक करे सुन ले। लाहौर गए थे आप लोग, कोई जो है मुस्बत कोई पेशरफ्त हुई? जी लाहौर हम गए हैं, हमारी बात हुई है, जो हमारे हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है मकसूद भुट्टर साहब, उन्होंने हमारी मीटिंग हुई वहाँ पे कमेटी रूम में, उनके साथ सारे मामला शेयर हुए। वो डीसी साहब के वकील भी हैं, वो सजा भी उन्होंने सस्पेंड करवाई
उन्होंने जो सारे वाक़यात हैं जो मैंने यहाँ पे बयान किए हैं, सारे के सारे उनको पता है, और इससे कुछ आगे चीज़ें भी हैं जिनका मुझे नहीं पता, उनको पता है। हाल की तरफ कुछ जा रहा है मामला, वाइंड अप हो जाएगा कि नहीं? सुन तो लें। अब हम देखें इस मामले को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर उन्होंने भी टेकअप किया हुआ है, वो भी उनके पार्ट पे भी गुस्सा है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पार्ट पे भी है। तो हम जो डिफरेंट चैनल्स हैं, एडवोकेट जनरल हैं हमारे अहमद अवैस साहब, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि मैं जो है वो मुलाकात कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो मैटर इंशाल्लाह वहाँ पे टेकअप करेंगे, चीज़ें डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। पंजाब बार काउंसिल के हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो हमारे जो बैक पे खड़े हैं, लेकिन सबकी ये कोशिश है, एक वन पॉइंट एजेंडे पे सब लोग जो हैं वो कमिटेड हैं कि इसको देखें, हमने इस मुल्क को चलाना है, हमने जो है वो लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करनी है, लड़ाई को समेटना है, इसको लंबा करने से मुआशरा ख़राब होता है, लोगों को नेगेटिव मैसेज जा रहा है, तो इस पे सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इट विल टेक टाइम एंड आई एम होपफुल के ये जो है वो इन द नियर फ्यूचर मैटर विल बी रिजॉल्व्ड। जी नाज़रीन, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो असल मैटर हो वो आप तक पहुंचाया जाए, जो जिस तरह है उस तरह ही। तो इसी के साथ इंशाल्लाह प्रोग्राम ये जारी रहेगा। दुआ को हूँ कि यह मामला इनका ख़त्म हो जाए। जनाब चौधरी मोहम्मद अब्बास सिमिया साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, उन्होंने वक़्त दिया। चौधरी हसन अनवर जट साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, वक़्त दिया। इजाज़ अहमद जंजुआ साहब का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें कम वक्त मिला। इसी के साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर को 94 से इजाज़त है। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ने